हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ एपीएस सर आपका बायोलॉजी मेंटर। आज बच्चों हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है उसको देखेंगे। अगर इस चैप्टर का वेटेज देखा जाए या इम्पोर्टेंस देखी जाए तो ये चैप्टर जैसे कि आप 11th में पढ़ते हैं इसका पूरा यूज आपको 12th में मिलेगा। 12th के एक अच्छे अच्छे चैप्टर जैसे जेनेटिक्स जैसा उन सब चैप्टरों में आपको इसका यूज मिलेगा। इसके अलावा सेम क्लास में ही क्लास 11th में आप जब अभी सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे भी इसका यूज आपको मिलता है। बच्चों तो हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट लाइफ में। आज हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियस का फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में भी एक मेन बात यह होती है, हमको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नहीं देखना, हमको स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस देखना है। उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर सर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में भी इंटरफेज न्यूक्लियस क्यों देखा जाता है। ठीक, सबसे पहली बात आती है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक या दूसरा पॉइंट आता है न्यूक्लियस को लेके कि न्यूक्लियस को हम कहते हैं डायरेक्टर ऑफ सेल, मतलब ये सेल को पूरी तरह से डायरेक्ट करती है, या इसको कहते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। और क्यों कहते हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या होती है? डायरेक्टर ऑब्लिक कंट्रोलर ऑफ सेल, डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। इसके बाद देखेंगे न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। क्या देखेंगे? न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस के फंक्शन, न्यूक्लियस उसके पहले आप देखे होंगे कि हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आता है एक पॉइंट आता है या एक वर्ड्स आता है कि आखिर कितने ऑर्गेनेल जो होते हैं सेल के। सेल का मतलब समझ पाए ना, सेल क्या होती है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ओवरऑल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सबसे मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिकाओं से ही मिलकर हमारा शरीर बनता है। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को ऊतक तंत्र कहते हैं, ऊतक तंत्र मिलकर ऑर्गन बनाते हैं या अंग बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह हमारी बॉडी मेनली बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो सेल भी हमने दो प्रकार की देखी थी, एक देखी थी प्रोकैरियोटिक, एक देखी थी यूकैरियोटिक। इसके बाद हम देखेंगे कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग तरह के, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, राइबोसोम भी हो सकता है, गोल्जी बॉडी भी हो सकता है, ईआर भी हो सकता है, आरईआर हो सकता है, एसईआर हो सकता है, प्लास्टिड हो सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का। फिर हमने डिवाइड किया था कि इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर पढ़े थे कि कौन सा डबल मेम्ब्रेनस होगा और कौन सा सिंगल मेम्ब्रेनस होगा, मतलब कौन सा डबल मेम्ब्रेनस होगा और कौन सा सिंगल मेम्ब्रेनस होगा। इसके अलावा देखे थे किसमें मेम्ब्रेन पाई जाएगी और कौन सा मेम्ब्रेन लेस होगा। तो अगर हमारे पास टॉपिक है आज न्यूक्लियस,
तो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है या न्यूक्लियस जो होता है ये होता है डबल मेम्ब्रेनस। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है। अब अगर न्यूक्लियस के फंक्शंस की बात करें, किसकी? न्यूक्लियस के फंक्शंस की। तो न्यूक्लियस का जो पहला फंक्शन होता है, न्यूक्लियस का पहला फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस क्या करता है भैया? देखो, सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव बनाता है। क्या करता है? सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव बनाता है। सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव बनाता है। तो क्या लिखेंगे? कंट्रोल सेल्यूलर कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा ये और क्या करता है? ये स्टोर दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी इसमें स्टोर रहती है। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब भैया नॉर्मल सी एक बात समझिए, अगर आप मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अगर आप पर डे अच्छी डाइट ले रहे हो, आप पर डे अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, एटलीस्ट आप स्टूडेंट के नाते आप पर डे 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। आपके अंदर ग्रोथ होगी। एज आप नीट का पेपर देने जा रहे हो, अगर आप पर डे 6 घंटे पढ़े साल भर लग के, तो आपको ग्रोथ का रिजल्ट क्या मिलेगा? ग्रोथ का रिजल्ट आपको नीट में सिलेक्शन मिलेगा। तो सेम अगर बात करें तो ये क्या करता है? सेल को मोटाबॉलिकली एक्टिव करता है। तो इससे क्या होती है? सेल की ग्रोथ होती है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि ये सेल की ग्रोथ कराता है? तो लिख देंगे सेल की ग्रोथ। लिखे क्या? सेल की ग्रोथ कराता है। अब भैया अगर आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है, तो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी एक जीन का दूसरे जीन पे जाना, क्या देखो भैया नॉर्मल सी बात है, माता पिता के लक्षणों का उनकी संतति की कोशिकाओं में जाना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस या विरासत। ठीक। तो ये और क्या करती है? इनहेरिटेंस में भी न्यूक्लियस का मदद कर, न्यूक्लियस होता है फंक्शन न्यूक्लियस का इनहेरिटेंस। क्या क्लियर है न्यूक्लियस के फंक्शन? न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है? कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सेल ग्रोथ और इनहेरिटेंस। अब बात करेंगे, सर आपने बताया है कि डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं और इसको कहते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। क्या कहते हैं? डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ सेल। ये कैसे होता है इसके बारे में सर थोड़ी हमको बता दीजिए। आइए भैया पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं।
चलो देखते हैं, ठीक है। आइए अब ये अरे यार, ये हमारे पास सेल, ठीक। अब भैया इसके अंदर ठीक, चलो उसको बना रहने दो। ये आप इसको ये समझिएगा कि ये नॉर्मली है, ठीक है, उसको बना रहने दीजिए जो बन गया, ठीक। आइए चलो, ये हुआ, अब रुकना। तो ऐसे ये राइबोसोम पूरे में होंगे, ठीक है। अब अगर बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए ऐसा आप ये समझिएगा, ऐसा ये राइबोसोम पूरे ईआर में आपको मिलेगा, ऐसा राइबोसोम पूरे ईआर में आपको मिलेगा।
ठीक, इसके साथ ही साथ ये राइबोसोम हमारे ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम पाया जाता है। कौन से टाइप का राइबोसोम? 80S टाइप का। कौन से टाइप का? 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ऐसे ये पूरी आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहा। आप ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको नेग्लेक्ट करिएगा, ठीक है, हटाइएगा। क्या बातें क्लियर है यहां तक? यहां पे इसी की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन से अटैच ईआर पाया जाता है। और ईआर में भी कौन सा ईआर? आपने ईआर जब पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, तो उसमें यह पढ़ा था अगर ईआर में राइबोसोम अटैच हो जाएगा तो आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा अंतःप्रदेशीय जालिका। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ईआर नहीं अटैच, राइबोसोम नहीं अटैच है, तो क्या होगा? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका। ठीक, तो ये क्या है? RER किसके बाहर? न्यूक्लियस के बाहर। और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। आया क्या? आया समझ में? अब ये क्या है अंदर? ये हमारा भैया डीएनए। क्या है? डीएनए। समझिएगा सही से एकदम। ये क्या है? डीएनए। और ये हमारा भैया क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। अब भैया बात करना ये है डीएनए। और आपने ये भी सुना है कि डीएनए में आरएनए, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन ही एक तरह का एंजाइम कह सकते हैं। प्रोटीन को क्या कह सकते हैं? तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से एंजाइम। अब भैया मैंने बोला कि यहां पे आपको एंजाइम मिल गया, आपको एंजाइम मिल गया। और आपको ये भी पता है कि सेल में अगर कोई फंक्शन कराना है, अगर डीएनए से डीएनए बनाना है, तो हम एक एंजाइम का यूज करते हैं जिसका नाम होता है पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज। इस तरह न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में एंजाइम भी भर भर के पाया जाता है। तो एंजाइम पाए जाने के कारण सेल में जितने भी फंक्शन होते हैं, सेल में जितने भी फंक्शन होते हैं वो प्रॉपरली होते रहते हैं। यानी कि सेल के फंक्शन, सेल के ऑल फंक्शन कंट्रोल में होते हैं न्यूक्लियस के पास। और सेल के सभी फंक्शन को डायरेक्ट करता है न्यूक्लियस। इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्टर ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल। आया क्या? आया क्या? ठीक है, मैं समझ गया कि आपको आ गया, मैं समझ गया कि आपको आ गया। यहां पे एक लाइन आपको लिख लीजिए, एक लाइन लिखते हैं यहां पे।
बहुत सुंदर एक लाइन लिखते हैं, लिखिएगा। एक लाइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सोचने दीजिए। एक लाइन लिखते हैं हम, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कि आखिर सेल को हम कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल क्यों कहते हैं। अब भैया देखें तो एंजाइम क्या करता है, लिखिए एंजाइम, सॉरी हाँ ये वाला, एंजाइम सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म कंट्रोल तो सेल कंट्रोल, तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ, क्या कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल। इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं या डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं। आया क्या बात समझ में। जब सेल भैया मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो सेल में होने वाले सब फंक्शन हो तो रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं। अब भैया अब बात आती है कि सेल के फंक्शन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किसने किया था, तो लिखना, सॉरी न्यूक्लियस, बार बार मुंह से निकल रहा है, सेल नहीं, यहां पे किसकी बात चल रही है, न्यूक्लियस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस फंक्शन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई ए, ये लाइन हम ऊपर कॉर्नर में लिखते हैं क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं, इस लाइन के हिसाब से, ठीक। लिखिएगा, ठीक। हाँ यहां लिखते हैं, न्यूक्लियस फंक्शन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई ए साइंटिस्ट हैमरलिंग। एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग, जो न्यूक्लियस के फंक्शन को क्या किए थे, प्रूव्ड किए थे कि न्यूक्लियस के ये फंक्शन क्या सही है या गलत है। और किसमें किए थे, ऑन द एसिटाबुलेरिया, क्या, एसिटाबुलेरिया, ये क्या है, लार्जेस्ट एल्गी। इन्होंने क्या किया था, लार्जेस्ट एल्गी पे देखा था, ठीक भैया। लार्जेस्ट एल्गी पे इन्होंने फंक्शन
देखे थे न्यूक्लियस फंक्शन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड अ साइंटिस्ट हैमरलिंग, ठीक, और किसमें, स्ट्रेबुलेरिया, कौन सा एल्गी था, लार्जेस्ट एल्गी, लार्जेस्ट एल्गी, न्यूक्लियस फंक्शन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय अ साइंटिस्ट हैमरलिंग ऑन द स्ट्रेबुलेरिया, क्या कौन सा एल्गी है, लार्जेस्ट एल्गी। आइए भैया, हमने देख लिया न्यूक्लियस के फंक्शन, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ सेल क्यों कहते हैं, इतनी बातें क्लियर कर ली हैं। अब एक अगला हमारे पास आता है कि सर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है पर सेल में। भैया अगर बात करो, अपनी बात करो यूकैरियोटिक सेल की, तो भैया एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा ना, एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा। तो हम इसको अभी डिटेल्स में देखते हैं कि कोई कोई सेल में दो भी न्यूक्लियस दिख रहे हैं, किसी में मोर देन 2 न्यूक्लियस भी दिख रहे हैं, किसी में मोर देन 2 न्यूक्लियस भी दिख रहा है, और कोई ऐसी सेल भी है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, जिसमें केंद्रक ही अनुपस्थित है। आइए न्यूक्लियस पर सेल, न्यूक्लियस पर सेल मतलब प्रत्येक सेल में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पर सेल। इस हेडिंग को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल मतलब प्रत्येक कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं, ठीक। तो यहां पे पहला हम लिखते हैं जनरली 1, जनरली 1 न्यूक्लियस, और 1 न्यूक्लियस पाया जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए भैया, 1 न्यूक्लियस पाया जाएगा तो यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, क्या होगा भैया, यूनी न्यूक्लिएटेड। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। अब बात करें अगर किसी किसी में 2 न्यूक्लियस भी होते, क्या होते भैया, 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, तो इसको क्या कहेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम में एक न्यूक्लियस यहां पे होता और एक न्यूक्लियस यहां पे होता, तो जिसको क्या कहते हैं, पैरामीशियम, 2 न्यूक्लियस। और पैरामीशियम आप कहां पढ़े थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़े थे ना पैरामीशियम, ठीक है। इसके बाद किसी किसी में मोर देन 2 न्यूक्लियस होता, कितना होता है, मोर देन 2, सॉरी, मोर देन 2 न्यूक्लियस। अब जब भैया बात होती है किसी चीज में मोर देन 2 न्यूक्लियस की, तो उसको क्या कह देंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। जैसे मोर देन 1 सेल मतलब मोर देन 2 सेल,
दो सेल से भी ज्यादा तो मल्टी सेलुलर। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भैया, राइजोपस। बताइएगा राइजोपस आपने कहां पढ़ा था? राइजोपस मेरे हिसाब से आपने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, फंजाई की क्लास, और पहली क्लास में राइजोपस के बारे में पढ़ा था। और दूसरा क्या होता है, वाउचेरिया। और एक क्या होता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, सुने हो ना एंडोस्पर्म? अभी जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है। किसको न्यूट्रिशन देता है, एम्ब्रियो को। और किसमें देता है, प्लांट में, एंडोस्पर्म। वहां पे आप देखोगे 3N, एंडोस्पर्म। ठीक, तो बात समझ में आई? वन न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। टू न्यूक्लियस बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन पैरामीशियम में होती है। और इसके बाद बात करें मोर देन टू न्यूक्लियस, तो ये कंडीशन पाई जाती है राइजोपस में, वाउचेरिया में, एंडोस्पर्म में। ठीक, अब भैया कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस absent in, पहली तो सेल हम पढ़ेंगे इमैच्योर आरबीसी, इमैच्योर मैमेलियन आरबीसी। भैया गलत लिख गया, इमैच्योर नहीं, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी होता है। आप एनसीईआरटी जब लाइन पढ़ोगे तो आपने देखा ना, मैच्योर में न्यूक्लियस नहीं होता है, इमैच्योर में न्यूक्लियस होता है। आइए भैया, तो वहां पे पहले सही कर दे, यहां पे पहले क्या लिखो, मैच्योर। आ जाओ, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। एक केस हमारे ह्यूमन का है और एक केस प्लांट का। तो इमैच्योर में न्यूक्लियस होता है और मैच्योर में न्यूक्लियस नहीं होता है। आओ भैया, कैसे होता है ये भी देख लो। ये हमारी सेल, कौन सी सेल, आरबीसी की सेल। क्या है ये, हमारी आरबीसी की सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस, रफली फिगर है, रफली फिगर है, ज्यादा माइंड नहीं करिएगा इस फिगर को। ठीक, ये हमारी इमैच्योर आरबीसी की सेल। क्या है, इमैच्योर आरबीसी की सेल। नीचे लिख भी लीजिए, इमैच्योर आरबीसी। अब मैच्योर आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता।
ये क्या है हमारी मैच्योर आरबीसी, सॉरी ये क्या है मैच्योर आरबीसी। ठीक, देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियस है, सब स्ट्रक्चर है, और मैच्योर आरबीसी में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरी क्या होती है हमारी सीव ट्यूब सेल, कौन सी होती है फ्लोएम ऑफ सीव ट्यूब सेल, दूसरी कौन सी है फ्लोएम ऑफ सीव ट्यूब, फ्लोएम ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। आया क्या, फ्लोएम ऑफ सीव ट्यूब सेल्स भी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, अब भैया इसका भी फिगर ही बना ही लेते हैं, रुकिएगा। यही वाला कलर यूज कर, भैया रफली फिगर है, माइंड ना करिएगा ज्यादा, माइंड करना है तो मेरा अच्छा फिगर भी देख लीजिए, देन माइंड करिए। ये क्या हमारी कंपेनियन सेल्स, और ये क्या है हमारी सीव ट्यूब सेल्स। और ये क्या है हमारे सीव पोर्स। अब अगर बात करें कि सर ये सीव ट्यूब सेल्स है, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं है, और सर ये मैच्योर आरबीसी है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन क्या ये सेल लिविंग सेल मानी जाएंगी? भाई न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन ये लिविंग कैसे होंगी सर? एनसीईआरटी भी आपसे क्वेश्चन पूछती है, वुड यू लाइक कंसीडर एज अ मैच्योर मैमिलियन आरबीसी या फ्लोएम ऑफ सीव ट्यूब सेल्स हैव लिविंग? यस, यस, these cells are living, mature mammalian RBC also living और phloem sieve tube cells also living। कैसे? ऐसे भैया, हमारे पास इमेच्योर आरबीसी थी, उसके पास न्यूक्लियस था, उसके पास डीएनए था, डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन ने एंजाइम बनाया। भैया सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए एंजाइम, तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सेम देखेंगे कंपेनियन सेल्स की बात करिए, इसमें कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस है, कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस होगा, डीएनए है, डीएनए होगा, आरएनए है, आरएनए प्रोटीन बनाया, एंजाइम। अब गया ये यहां से कहां सीव टिप के पास, तो क्या ये लिविंग नहीं है? यस, सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम ऑफ सीव ट्यूब सेल्स एंड मैच्योर मैमिलियन आरबीसी आल्सो लिविंग। क्वेश्चन लिख लेते हैं, would you लिखे, would you consider mature mammalian RBC, would you consider mature mammalian RBC and phloem sieve
ट्यूब सेल्स लिविंग। आंसर क्या होगा? यस। आंसर क्या होगा? यस। आंसर यस, बिकॉज दिस सेल मेटाबोलिकली एक्टिव। ठीक भैया, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी हो गया। न्यूक्लियस प्रेजेंट कहां कहां है? न्यूक्लियस अगर एक प्रेजेंट है यूनिन्यूक्लिएटेड मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियस एक से ज्यादा है तो बाई न्यूक्लिएटेड कहां देखे थे? बाई न्यूक्लिएटेड पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस देखे थे। मोर देन 2 न्यूक्लियस है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड किसमें? राइजोपस, वाउचेरिया, एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियस किसी किसी में एब्सेंट भी होता है, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी और फ्लोएम ट्यूब सेल्स। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होने के वजह से इनको हम नॉन लिविंग या डेड सेल्स नहीं कह सकते हैं। ये क्या होती हैं? ये होती हैं हमारी लिविंग सेल। अब हमारे पास भैया बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। और उसमें भी क्या लिखेंगे? पहली हेडिंग हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। क्या देखेंगे बच्चा? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि सर ये इंटरफेज न्यूक्लियस क्यों है? आखिर हम इंटरफेज न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं? आइए, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज का स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ते हैं बच्चा बिकॉज जब अभी हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। क्या आएगा? सेल साइकिल और सेल डिवीजन। उसमें हम ये देखते हैं कि सेल जब हमारी इंटरफेज में होती है वो क्या होती है? डिवाइड नहीं कर रही होती। या हम ये कहेंगे कि अगर हम बात करें तो सेल की इंटरफेज तक न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर नहीं होती है। आप अभी वहां देखेंगे कि प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है और वो वापस से रीअपियर कब होती है? वो वापस से रीअपियर होती है टीलोफेज में। कब रीअपियर होती है? टीलोफेज में। इसलिए हमको अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भली भांति पढ़ना है, ठीक ढंग से पढ़ना है, एक वेल मैनर्ड में पढ़ना है तो उसके लिए हमको न्यूक्लियस का इंटरफेज में ही पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। अब क्लियर थोड़ा, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। आइए फिगर ड्रॉ करते हैं।
ठीक। ठीक। अब बात करते हैं, आइए, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, इंटरफेज न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अगर बात करें ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये क्या है हमारा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये कितना होता है, 10 to 50 नैनोमीटर। कितना होता है, 10 to, पेरी न्यूक्लियर 10 to 50 नैनोमीटर। इसके बाद ये क्या हमारे न्यूक्लियर पोर, और इन्हीं न्यूक्लियर पोर में ऑक्टागोनली प्रोटीन अरेंज होती है। कैसी प्रोटीन, ऑक्टागोनली प्रोटीन अरेंज, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। देखिएगा, ये हमारा ऑक्टागोनल में अरेंज रहती है प्रोटीन। अब अगर बात करें तो ये हमें मालूम चलेगा कि ये जो हमारा न्यूक्लियर पोर होता है ये कहां पाया जाता है, बीच में यानी सेंटर में, और सराउंडिंग में इन दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से एक प्रोटीन या न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, ऑक्टागोनली प्रोटीन पाई जाती है। ऑक्टागोनली प्रोटीन। ठीक। अब ये अंदर वाला एक बार इरेज करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक, अब समझिएगा, यहां पे इस तरह ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। सिंगल होगा क्रोमैटिन,
और जब यही क्रोमैटिन मिलकर नेटवर्क बना लेते हैं तो इनको हम कहते हैं क्रोमैटिनेट। क्या कहते हैं? क्रोमैटिनेट। और इसी न्यूक्लियस में स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम न्यूक्लियोलस होता है। जिसका नाम न्यूक्लियोलस होता है। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियोलस। ये कहां पाया जा रहा है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या भरा होता है? जैसे भैया अब साफ साफ समझना, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या भरा होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। इसी तरह इसके अंदर क्या है? ये यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोलस हुआ, ये अब हमें समझ में आता है। तो अब हम एक एक मेम्ब्रेन को डिफाइन करेंगे। हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में ये क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमको पहला पढ़ना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। पहला पढ़ना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। और पढ़ेंगे हम दूसरा क्रोमैटिन के बारे में। और हम पढ़ेंगे तीसरा न्यूक्लियर पोर के बारे में या न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमैटिन को हम न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा। और चौथा क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ पे हमने पढ़ लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। और हम पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आउटर और इनर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। इसके बाद क्रोमैटिन के बारे में भी पढ़ेंगे। और हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में या न्यूक्लियस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे पास जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्दर हम पहले इसी फिगर में समझते हैं। ठीक, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। इसके अलावा इसमें अटैच होती है RER। क्या अटैच होती है? RER। अभी मैं RER नहीं बोलूंगा, अभी मैं केवल इसको बोलूंगा ER। ER कैसे? ये एंडोप्लाज्मिक। ये बताइए सेल के बाहर फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेबीय जालिका। अब इनमें उपस्थित है राइबोसोम, सो दैट इज कॉल्ड RER। और इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। पूरी मेम्ब्रेन में राइबोसोम। और किस टाइप का राइबोसोम? 80S टाइप का। इसके अलावा न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर होते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर का। इसके अलावा इनमें न्यूक्लियर पोर में फ्यूजन, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से ऑक्टागोनली प्रोटीन होती है। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराते हैं। RNA से RNA जाना, प्रोटीन से प्रोटीन, मतलब ये किसमें हेल्प करते हैं? मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट में, बाई डायरेक्शनल में। अब अगर बात करें क्रोमैटिन की, तो सिंगल ये क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन ऐसे सिंगल होता है। क्रोमैटिन में DNA होता है, RNA होता है। इसके बाद क्रोमैटिन दो टाइप्स का होता है। अगर क्रोमैटिन टाइटली बाउंड
लूजली पैक्ड है तो इसको कहते हैं यूक्रोमैटिन, अगर टाइटली पैक्ड है इसको कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। इसको जानने के लिए हमने एक बेसिक डाई ली थी जिसका नाम था एसिटोकार्बिन। एसिटोकार्बिन को जब इनके ऊपर डाला जाता है तो जहां पर ज्यादा डीएनए होगा वहां पर ज्यादा गाढ़ा रंग आएगा और जहां पर कम डीएनए होंगे वहां पर कम आएगा, इसलिए यूक्रोमैटिन में लेस डीएनए होता है और लेस पैक्ड होती हैं। इसके अलावा लेस स्टेन पाया जाएगा, लेस डीएनए होगा। हेट्रोक्रोमैटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमैटिन में टाइटली पैक्ड होती हैं और इसमें मोर डीएनए होता है, मोर स्टेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें हेट्रोक्रोमैटिन की, हेट्रोक्रोमैटिन 2 टाइप की होती हैं, एक फैकल्टेटिव, एक कॉन्स्टिट्यूटिव। फैकल्टेटिव कैसी होती है? फैकल्टेटिव में टेम्परेरी पैकिंग होती है, मतलब अगर जरूरत पड़ने पर वो खुल भी जाते हैं वापस से पैक्ड हो जाते हैं। ये कहां देखने को मिलेगा? ये हमारे फीमेल में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूटिव होती है वो परमानेंटली पैक्ड होती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसको डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।